नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज जो है वो 5 नवंबर 2020 जो है वो तारीख है। बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2020 के लिए आपके पेपर जो है वो हो रहे हैं। इससे पहले प्रथम प्रश्न पत्र आपका वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा वाला कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन करा चुके हैं, जो कि साइड में आई बटन में आपको मिल जाएगा। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। अब हम देखेंगे हमारा प्रारंभिक शिक्षा की नवीन प्रयास, जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसका सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका था, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? चार ऑप्शन दिए गए थे। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29 एक या अनुच्छेद 17। तो आप क्या कहेंगे ऑप्शन एबीसीडी में से? ऑप्शन 3 वाला आपका अनुच्छेद 29 एक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार से संबंधित है। इसके अनुसार कोई भी समुदाय के लोग जो भारत के किसी राज्य में रहते हैं या किसी क्षेत्र या उसकी अपनी आंचलिक भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उस क्षेत्र को संरक्षित करने का उन्हें पूरा अधिकार होगा। मैं सभी प्रश्न का एक्सप्लेनेशन क्यों देता हूँ? चाहूँ तो मैं आंसर बता दूं। क्यों? क्योंकि आपको केवल यहीं तक नहीं सीमित रहना है कि डीएलएड में पास हो गए तो हो गया। अभी आपको यूपी टेट परीक्षा देनी है, सुपर टेट देनी है, तो वहीं पर यही सब प्रश्न तो आपके आते हैं। तो आपको केवल और केवल पेपर नहीं सॉल्व करना है, उसके पूरे पूरे पॉइंट आपको पता होना चाहिए क्या सारी चीजें होती हैं। इसीलिए मैं पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। दूसरा प्रश्न देखते हैं। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? वीडियो आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, तभी आपको क्लियर दिखेगा, क्योंकि जो फोटो है जिसने भी भेजी है वो इतनी क्लियर जो है वो नहीं है। चार ऑप्शन है, 52, 85, 85, 87। नहीं, आपका पहला ऑप्शन 82 लिखा हुआ है, दूसरा आपका 85 लिखा हुआ है, तीसरा आपका 86 था और चौथा आपका 87 था। ये चार ऑप्शन थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत से कंपटीशन लेवल पर एग्जाम होते हैं, उनमें भी पूछा जाता है। आपका ऑप्शन तीसरा वाला 86वां संविधान संशोधन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। ये एक जो था जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के जो सभी बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार दिया गया था। इसको एकदम दिमाग में रखिएगा, बहुत से कॉम्पिटेटिव लेवल में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है? बेसिक शिक्षा योजना के नाम से, सार्जेंट योजना के नाम से, और हंटर कमीशन के नाम से, या हटांग समिति के नाम से? तो चार ऑप्शन में से आपका कौन सा सही होगा? आप कहेंगे जो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन दे रखा है सार्जेंट योजना, ये बिल्कुल सही होगा। सार्जेंट योजना के बारे में अगर आप बात करें तो आप कहेंगे कि जो सबसे पहला प्रयास किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तैयार करने के संबंध में, तो 1944 में किया गया था। और देश में उस समय युद्ध की थी, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये सारी चीजें हो रही थी। तो उसके बाद शिक्षा के विकास पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, जिसे हम सार्जेंट योजना या सार्जेंट रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, इसी के साथ ये तैयारी शुरू हुई थी 1944 में। तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी या प्रयागराज? तो सबसे पहले तो यहाँ पर दो ऑप्शन आप काटेंगे। कौन कौन से ऑप्शन काटेंगे? एक आप काटेंगे वाराणसी वाला और एक आप काटेंगे दिल्ली वाला। वाराणसी में आपका क्या स्थित है? राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश वाराणसी मैंने बताया था। और दिल्ली में आपका कोई नहीं है। बचे दो आपके, लखनऊ या प्रयागराज। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान यहाँ पर पूछा गया है। अब दो ऑप्शन बचे, एक लखनऊ और प्रयागराज। तो इसमें कौन सा सही होगा? आपका प्रयागराज बिल्कुल सही होगा। प्रयागराज की अगर बात करें तो उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, जिसे हम आईएएसई के नाम से जानते हैं, इसके संबंध में 1985 को, कब? 1985 को उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान जो है इसके रूप में स्वीकृत जो है किया गया था। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन। तो आपका ऑप्शन 4 प्रयागराज सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। पांचवा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है वो कब लागू हुआ था? तो चार ऑप्शन है, मार्च 2010, अप्रैल 2010, जुलाई 2010 या मई 2010। आप कहेंगे ऑप्शन एबीसीडी में से आपका अप्रैल 2010 बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया था और पूरे देश में अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए बात की गई थी। अगला प्रश्न था, निम्न आयोग जो है उनका सही क्रम बताइए। पहला आपका हंटर आयोग था, नीचे आपका लिखा हुआ है राधा कृष्णन आयोग,
और सी नंबर पे लिखा है वुड डिस्पैच और चौथे नंबर पे लिखा है कोठारी आयोग। और ऑप्शन है आपके ए बी सी डी, ए सी बी डी, सी ए बी डी या इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करते हैं, चारों के सन लिख लेते हैं। सबसे पहले हंटर ऊपर लिखा है तो हंटर को यहीं लिख लेते हैं। हंटर कमीशन आपका कब आया था, आप कहेंगे 1882 में जो है वो आया था। वुड का डिस्पैच कब आया था, 1854 में जो है वो आया था। कोठारी आयोग कब आया था, तो आप कहेंगे 1964 में जो है आया था, 1964 से 66 तक चला था। और ये राधा कृष्णन आयोग रह गया, इसको इधर लिख देते हैं। तो राधा कृष्णन आयोग, जिसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, ये आपका आया था 1948 में। एक एक चीज मैंने सब आपको 8 वीडियो में फर्स्ट रिवीजन कराया था। पहला वाला जो पेपर हुआ है, इससे पहले जो मैंने सॉल्व कराया, उसमें 14 बहुविकल्पी 15 में से केवल उस 8 वीडियो से आए हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये 8 वीडियो देख लीजिए। मैंने इसीलिए कोई एक आध वीडियो में नहीं कंप्लीट किया था, क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल होता नहीं है। 4 चीज़ें मैं आपको कम बता के, इससे अच्छा है कि थोड़ा सा विस्तार बताऊं और सारी चीज़ें बताऊं। इसीलिए मैंने 8 वीडियो में पूरा कोर्स कराया था। पहले वाले पेपर में सारी चीज़ें आई थी, दूसरे में भी जो आप देख रहे हैं ये सब मैंने राधा कृष्ण आयोग, वुड डिस्पैच, कोठारी आयोग सब बताएं। अब बताइए इनका सीरियल। तो सबसे पहले क्या इसमें पूछा गया था, प्रश्न में पूछा गया था इन आयोग का सही क्रम। तो सही क्रम में सबसे पहले आपका आएगा 1882 वाला, यानी कि हंटर वाला। हंटर ए पे लिखा था तो सबसे पहले आपका ए आएगा। फिर हंटर के बाद आपका इन चारों में कौन सा आएगा, 1854 वाला आएगा। और 1854 कौन सा है, वुड का घोषणा पत्र, यानी कि सी वाला, तो ए के बाद सी आएगा। फिर आपका तीसरे नंबर पे 1948 64 में 1948 आएगा, जो बी नंबर पे लिखा है राधा कृष्णन, यानी ए सी बी आएगा। फिर चौथे नंबर पे बचा 1964 जो कि डी पे लिखा है, तो ए सी बी डी ये ऑप्शन होगा, जो कि दूसरे पर देखिए दे रखा था ए सी बी डी, ये सही हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा जो यहाँ पर पिक्चर आप देख पा रहे हैं उसकी क्वालिटी क्लियर नहीं है, थोड़ा सा आप वीडियो को बढ़ा लीजिएगा या केवल मेरी आवाज़ सुनिए और अपने पेपर से मैच करिए कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू की गई। अरे ये तो बहुत सरल क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्योंकि ये प्रश्न आपके कोर्स में है ही नहीं। मैंने आपको बताया था मिड डे मील के संदर्भ में 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट हुआ था, पर यहाँ पर तो ऑप्शन कुछ और ही हैं। एक्चुअल में जो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो यदि बात करें तो जब जैसे जैसे देखते हैं मिड डे मील में और धीरे 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 क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो 1 सितंबर 2004 को, कब, 1 सितंबर 2004 को एक इम्प्रूवमेंट बहुत बड़ा हुआ था। वो ये कि पका पकाया भोजन बच्चों के देने की संबंध में योजना बनाई गई थी, और यही उत्तर प्रदेश के संबंध में जोड़ के बताया जाता है। पर बहुत सी ऐसी किताबें आप देखेंगे जहां पर उत्तर प्रदेश में मिड डे मील पूछा जाए तो आपको 15 अगस्त 1995 ही सही बताया जाता है। पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, तो इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर 1 सितंबर 2004 सही हो जाएगा। यही आपका सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी जुड़ा हुआ है। 28 नवंबर 2001 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसका अनुपालन हुआ था जाकर 1 सितंबर 2004 को, जिससे पका पकाया भोजन बच्चों को देने की घोषणा की गई थी। 8वां प्रश्न देखते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई। तो ये तो मैंने आपको बताया था 2004 से 2005 तक चली थी, 2004 ही आप लेंगे सन। कक्षा 6 से 8 तक बालिकाओं का नामांकन, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। 9वां प्रश्न है आपका, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है। शिक्षा में सबकी भागीदारी, शिक्षा में बराबरी पर बल, नए शैक्षणिक प्रयोग या सभी। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम क्या है, डीपीपी, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। मैंने आपको इसीलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में ही फुल फॉर्म बताई थी, ताकि ऐसा ना हो हिंदी में पूछ लिया जाए तो आप गलत करके चले आए। तो उसमें डीपीपी में आपकी सभी की बात की गई थी। ड्रॉप आउट की दर को कम किया जाए, बच्चे क्या जो विद्यालय स्तर है उसको बढ़ाया जाए, अपवंचित वर्गों को जोड़ा जाए। तो इसमें भी शिक्षा में सबकी भागीदारी है, शिक्षा में बराबरी, जब दो चीजें सही हैं तो उपयुक्त सभी ही आपका बिल्कुल सही होगा। 10वां प्रश्न है, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था कौन सी है। इस पर बेस्ड आपका जो पहला पेपर था उसमें भी प्रश्न आया था, और वो क्या है, एनसीटीई। एनसीटीई के द्वारा ही अध्यापक शिक्षा हेतु कह सकते हैं नियामक संस्था है, जिसकी फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, एनसीटीई, ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। दोनों पेपर में आया है, इसीलिए मैंने कहा ध्यान रखिएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 11वां। वीडियो पसंद आ रहा हो, इसके अलावा इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इतनी अच्छी चीजें बता रहे हैं, तो आप सभी का
इतना तो कर्तव्य बनता ही है कि वीडियो को सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। आगे जो भी आपके कल पेपर हो, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन कराया जाए। अभी आपका मैथ, साइंस, सोशल साइंस सब बाकी हैं, तो सभी आपको जल्दी जल्दी पेपर कराए जाएं। बस आप लोग लाइक और शेयर दो चीज़ें करते रहिएगा। शेयर इसलिए क्योंकि आप ही के माध्यम से वीडियो और जो छात्र हैं उन तक पहुंचेगा। तो जितने भी डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के छात्र हैं, सभी के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग अपना पेपर मिला लें और नए पेपर की तैयारी करें। 11वां प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के प्रारंभ का अंश रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया है? चार ऑप्शन है, सभ्यता संस्कृति, सभ्यता और प्रगति, सभ्यता और समाज, सभ्यता और मानव। तो आप क्या कहेंगे, चारों में से कौन सा सही होगा? सभ्यता और प्रगति आपका सही होगा। कई लोग कंफ्यूजन में सभ्यता और संस्कृति लगा देते हैं, वो गलती ना करिएगा। सभ्यता और प्रगति जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का निबंध है और बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है। किसकी वजह से? एनसीएफ 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के संदर्भ में। ये अलग से मैंने टॉपिक जब यूपी टेट सुपर टेट के लिए बनाया था, वहां पर ये सारी चीज़ें बताई थी। बाकी एनसीएफ तो फर्स्ट डिवीजन में मैंने आप बताया था। 12वां प्रश्न देखते हैं। 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है? स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता से, व्यावसायिक शिक्षा से या तकनीकी शिक्षा से? तो आप जानते हैं यशपाल समिति का केवल और केवल एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था, वो था शिक्षा बिना बोझ के, यानी कि स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से। मैंने आपको ये तक बताया था कि बस्ते का वेट कितना होता है, औसत वजन 4 किलो तक होना चाहिए। मैंने सारी चीजें बताई थी कि कुछ भी आए आप गलत ना करें। तो यही पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 प्रश्न पूछा गया था। छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? देखिए पहला जो पेपर हुआ आपका, उसमें छनाई का सिद्धांत पूछा गया, जो होता क्या है। यहाँ पर क्या पूछा? किसके द्वारा प्रतिपादित? तो लॉर्ड मैकाले आपका सही हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया था, पहला पेपर और दूसरा पेपर दोनों का संयुक्त रूप से 8 वीडियो में कंप्लीट वीडियो फास्ट रिवीजन के लिए प्रोवाइड किया था मैंने। एक फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर अलग अलग नहीं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि पहले पेपर में क्या पढ़ के जाए दूसरे में। तो दोनों का इसीलिए संयुक्त रूप से पढ़ने से यही होता है कि देखिए छनाई का सिद्धांत इसमें भी है उसमें भी है, तो अलग अलग क्यों पढ़ना जब एक ही चीज है। 14 प्रश्न देखते हैं। नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई थी? कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, नई शिक्षा नीति या यशपाल समिति? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, नई शिक्षा नीति या यशपाल समिति। में से बात करें उत्तर की, तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला नई शिक्षा नीति 1986 आपका सही हो जाएगा। इसके ही अनुसार भारत सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रारंभ जो है वो किए थे और प्रत्येक जिलों में आवासीय जो विद्यालय हैं उनकी अवधारणा नई शिक्षा नीति 1986 जो है इसके अंतर्गत प्रकट हुई थी। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट बहुविकल्पीय 15 कि जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो वो क्या कहलाता है? चार ऑप्शन भी थे। अवरोध कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है, अपव्यय कहलाता है, विभाजन कहलाता है। मैंने आपको हर्टांग समिति पढ़ाई थी। हर्टांग समिति 1929 में आई थी। केवल दो चीजें बताई थी मैंने, एक आपको बताया था अपव्यय और एक बताया था अवरोधन। और यहाँ पर क्या पूछा गया? अपव्यय पूछा गया है। तो आपका कौन सा वाला? तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अपव्यय जो है वो सही हो जाएगा। अपव्यय क्या होता है? जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है, या आप क्या कहेंगे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है, तो उसे हम अपव्यय के नाम से जानते हैं। तो 15 बहुविकल्पी हो गए। बढ़ते हैं अति लघु त्रि प्रश्न की तरफ और सभी लोग अपना स्कोर अवश्य बताइएगा आखिरी में कि कितने में से कितने आपके प्रश्न सही रहे। और पिछला वाला पेपर ना देखा हो तो देख लीजिएगा, आपको साइड में आई बटन में भी मिल जाएगा और अलग से मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा इसी सेकंड सेमेस्टर 2020 पेपर सॉल्यूशन की, ताकि आगे भी जितने पेपर हो मैं आपको सॉल्यूशन कराता रहूं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप पेपर भेजना चाहते हैं तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके फेसबुक पर आप वहाँ मुझे भेज सकते हैं, और साथ ही साथ टेलीग्राम पर मैंने एक नंबर दिया था उस पर भी आप भेज सकते हैं। तो देखते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के बारे में आपको बताना था। 51 का के बारे में बताना था। तो आप क्या लिखेंगे? संविधान के भाग 4A में 144 लिखेंगे ए। इसके अंतर्गत जो आपका 51 का आता है, इसमें मौलिक कर्तव्य जो है उसमें संविधान का पालन करने, या पहले डायरेक्ट आप कह सकते हैं मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, जिसमें संविधान का पालन करने, उनके आदर्श संस्थान जो है उनका सम्मान करने, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करने,
और इसी प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम के लिए विचारों को प्रेरित करने, उनका सम्मान करने, ये सभी प्रावधान शामिल किए गए हैं। एक लाइन में आप क्या कहेंगे कि इसमें मौलिक मौलिक कर्तव्य जो है वो उनके बारे में बताया गया है। आता किसमें है? 4 का कह लीजिए, 4A कह लीजिए, उसके अंतर्गत अनुच्छेद आपका आता है। ये जो 4A है ये आपका भाग है, भाग अलग है आपका, अनुच्छेद अलग है, और ये जो है ये आपका 51 का ये अनुच्छेद है। ये तो प्रश्न में ही आपको लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। वुड का घोषणा पत्र 1854 के शिक्षा संबंधी उद्देश्य जो है वो क्या थे? तो क्या थे? ये सब थ्योरी आप लिख सकते हैं। एक लाइन में अगर मैं बताना चाहूँ तो अंग्रेजी और जो देसी भाषाएं हैं दोनों में शिक्षा को लेकर इन्होंने बात कही थी, वो डिटेल में मैंने सारी चीजें बताई थी। अगला है हंटर आयोग के कोई 2 कार्य लिखने हैं, ये भी थ्योरी बेस्ड है। आपको मैंने बताया था शिक्षा का उत्तरदायित्व तो भारतीयों को देने का इन्होंने सुझाव दिया था। फिर है राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कौन कौन से अभिकरण हैं। तो जितनी भी आपकी संस्थाएं हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर पूरा नेशनल लेवल पर वर्क करती हैं वो आप इसमें लिखते हैं। जैसे आपको मैं एक बता दूं, NCERT आपकी है राष्ट्रीय स्तर पर, वो आप इसमें लिख सकते थे। आगे है शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्र की क्या भूमिका, यानी कि BRC जो है वो पूछा गया है। ये पेज थोड़ा सा आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ऐसे आपको ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा। हाँ, तो शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्रों की क्या भूमिका है। तो बात करें आंसर की, तो आप बहुत से लिख सकते हैं इसमें। स्कूलों में गुणवत्ता सुधार हो गया, या कह सकते हैं जो एकेडमिक सहायता है वो हो गया, या कह सकते हैं शिक्षक और विद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका, मार्गदर्शन, ये सभी इसमें आता है आपका BRC में। नाम भी आपने जरूर सुना होगा। अगला देखते हैं हमारा प्रश्न। लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक स्तरीय जो शिक्षा है उसमें क्या क्या सुधार किए? तो आप क्या कहेंगे? जो लॉर्ड कर्जन थे इन्होंने प्राथमिक शिक्षा को ऊंचा उठाने के लिए या उन्नति के लिए उचित रकम की स्वीकृति इन्होंने दी थी, लॉर्ड कर्जन ने। और एक तो आप लिख सकते हैं उचित रकम की सुविधा, दूसरा आप कह सकते हैं शिक्षक जो है उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी इन्होंने की थी, और आप क्या कह सकते हैं इन्हीं के संदर्भ में कि शिक्षा अनुदान पद्धति के संबंध में इन्होंने सुधार किया था, और आप क्या कहेंगे पाठ्यक्रम में सुधार किया था। तो इतने का पॉइंट काफी हैं। फिर आपका है प्रोग्राम ऑफ एक्शन के कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए। तो मैंने क्या बताया था प्रोग्राम ऑफ एक्शन क्या होता है? जो आपकी संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में आई थी, इसी को आप प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वही आपको लिखना था। जैसे कि आपका +2 स्तर को स्कूल शिक्षा के अंग के रूप में स्वीकार किया जाए, उच्च प्राथमिक स्तर तक आपका जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था उसको बढ़ाया जाए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मिशन चलाया जाए। इस टाइप से आप पॉइंट इसमें लिख सकते थे। अगला प्रश्न पूछा गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना क्या है? तो ये भी मैंने आपको बताया था कि कब आई थी, तो आप कहेंगे 1987 में आई थी, 1987 में। और इसके बारे में लिखेंगे तो प्राथमिक विद्यालयों को पाठ्य सामग्री, शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य था। और बाद में इसे बढ़ाकर, यानी कि जो 1992 में मैंने अभी बात की थी संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसको या उसमें जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय तक इसे बढ़ाने को लेकर बात कही गई थी। और भी इसमें बहुत चीजें थी, जैसे 3 अध्यापक पर 3 कमरे हो, ये सारी चीजें, पर इसमें बारे में आपको लिखना है तो आप इतना ही डिटेल में लिख सकते हैं। अगला क्या है? स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। तो ये प्रश्न आपका बहुत बार पूछा जाता है। होता क्या है, 2017 में भी आपका ये पूछा गया था, और पूछा कब गया था? 2017 में लघु त्रि में पूछा गया था। तो क्या होता है, ये कार्यक्रम कह सकते हैं उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो कि कक्षा में सीधे प्रवेश करते हैं, और कक्षा 1 से पहले की जो शिक्षा होती है जिसे हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का अनुभव तो प्राप्त होता नहीं है। तो बालकों को प्रारंभिक जो 6 सप्ताह होते हैं, स्टार्टिंग के 6 सप्ताह, इससे लेकर के 2 माह तक की जो अवधि होती है, बालकों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं, और उन्हें क्या किया जाता है? विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। क्योंकि बच्चे क्या है, प्राथमिक लेवल पे भी आप उनका एडमिशन करा रहे हैं तो उनको थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो इसलिए ये स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम जो है वो चलाए जाते हैं, ताकि बच्चे विद्यालय में प्रवेश से पहले तैयार हो सकें। और इसके संबंध में आप देखते हैं आंगनबाड़ी कार्यक्रम वगैरह सारी चीजें चलती भी हैं। अगला प्रश्न 25 देखते हैं। शिक्षा को संविधान में समवर्ती सूची में रखने का क्या उद्देश्य है? यहाँ से प्रश्न जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के तहत समवर्ती सूची में शामिल किया गया था शिक्षा को? तो 1976 संविधान संशोधन था।
अब यहाँ पर पूछा गया है क्या उद्देश्य है, तो समवर्ती में सूची में जिन चीज़ों को रखा जाता है उसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास भी होता है, केंद्र के पास भी। तो शिक्षा तो प्रत्येक राज्य में होती है, तो कहीं न कहीं हर राज्य चाहता है कि वहाँ का लेवल ऊँचा हो, वहाँ की शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़े। जैसे केरल में सर्वाधिक साक्षरता है, तो क्या और राज्य नहीं चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। इसीलिए उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र, राज्य दोनों को दिया गया, ताकि सेंट्रल लेवल पर भी उसमें सुधार किए जा सकें। इस टाइप से आपको कुछ चीज़ें होती हैं ना, स्वयं समझ के लिखनी होती है, तो आप लिख सकते हैं। अगला है स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ? मैंने आपको बताया था कि आपकी जो एससीईआरटी बुक है उसमें लिखा हुआ है स्कूल चलो अभियान के संदर्भ में 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई 2006, ये आपका लिखा हुआ है एससीईआरटी की जो आपकी ऑफिशियल पीडीएफ है उसमें, स्कूल चलो अभियान के संदर्भ में। और इसमें प्रत्येक बालक बालिका का नामांकन और जागरूकता को लेकर बात कही गई है। इसी में एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि स्कूल चलो अभियान जब आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में, यूपी में जब पूछा जाता है तब आप यही सन 2004 लिखते हैं। तो ये 2004 या 2006 ये दो टाइप के सन हैं। आपके एससीईआरटी पीडीएफ में इसी प्रकार से दे रखा है 1 जुलाई से 31 जुलाई 2006 तक आपका स्कूल चलो अभियान चलाया गया था, जिसमें बालक बालिका जो है प्रत्येक का नामांकन और उसके संदर्भ में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से चलाया गया था। और उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान 2004 में। तो दोनों में से कोई भी आप लिख के आए अपने आप में सही है, पर ज़्यादा आपको वही सही माना जाएगा जो एससीईआरटी में लिखा है। अगला प्रश्न 27 था, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है? तो बाल श्रम होता क्या है? जो बच्चे आयु में या जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई है एक आयु सीमा की, उसके नीचे बच्चे काम नहीं कर सकते हैं, उनसे अगर आप कार्य करा रहे हैं तो बाल श्रम में आता है। तो वही जो बाल श्रम है उसका उन्मूलन करना, उस पर रोक लगाना, उसी के संदर्भ में बहुत सी परियोजना चलाई जाती हैं, वही आप यहाँ पर लिख सकते थे। अगला पूछा गया था सीटीई किस स्तर के शिक्षकों को तैयार करता है? तो इस प्रश्न के आंसर आपके अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि सीटीई की फुल फॉर्म अलग अलग संदर्भों में अलग अलग होती है। जो मेरे अनुसार वो मैं आपको बता देता हूँ। सीटीई की फुल फॉर्म एजुकेशन सेक्टर में होती है कॉलेज कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। ये एक्चुअल में जो सेकेंडरी आपके एग्जाम होते हैं, पूछा गया ना कि किस स्तर के शिक्षकों को तैयार करता है, तो सेकेंडरी एग्जाम होते हैं उन्हीं पर आधारित होता है। 1987 में इस पर बेस्ड चीज़ें आई थी, जिसमें डाइट में कुछ सुधार हुए थे, कुछ सीईटी में सुधार हुए थे। अब यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हो सकती है, तो ये एनसीटी भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा ये सीटी एट सेट सीटेड का करके है, भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, पर सीटेड नहीं होगा। रीजन क्योंकि यहाँ पर शिक्षकों को तैयार करने की बात कर रहे हैं और सीटेड आपकी एक पात्रता परीक्षा होती है, तो संभावना हो सकती है। बाकी जो मुझे लगा मैंने बता दिया। आपकी राजन पवन से क्वेश्चन आया होगा, तो आप लोग कमेंट टाइप करके बताइएगा कि आपके अनुसार आपने क्या आंसर लिखा है, या राजन पवन में दे रखा है तो इसका आंसर क्या है। 29 प्रश्न है, मिड डे मील योजना को स्पष्ट कीजिए। आप सभी जानते हैं मिड डे मील ऊपर मैं बता भी चुका हूँ। और लास्ट हमारा अति लघु था, बिना बोझ के शिक्षा। इसमें कितने प्रकार के बोझ बच्चों में होने की बात कही गई है? तो आपको मैंने बताया ऊपर, यशपाल समिति से संबंधित था 1992-3 शिक्षा बिना बोझ के। इसमें कितने प्रकार के बोझ होने की बात की गई, तो एक पाठ्यक्रम आधारित था, बस्ते का बोझ जो है वेट उस पर आधारित था। तो ये सारी चीज़ें आप स्वयं से लिख सकते थे। थ्योरी बेस्ड था, बाकी मैंने जितना भी सन ये सारी चीज़ें हैं आंसर बता दिए। तो सारे हमारे प्रश्न समाप्त हुए। लघु उत्तरीय प्रश्न केवल मैं आपको दिखा रहा हूँ, सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, सब आपके थ्योरी बेस्ड ही हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर संक्षिप्त टिप्पणी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में समस्याएं बताइए। इसी प्रकार वंचित वर्ग से आप क्या समझते हैं, विद्यालय प्रबंध समिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसी प्रकार प्राथमिक शिक्षा के लिए शिमला सम्मेलन में क्या विचार व्यक्त किए गए थे, शिक्षक शिक्षा में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका, बाल अधिकार से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का योगदान पूछा गया। स्वतंत्र पश्चात या स्वतंत्रता के पश्चात किन्हीं दो शिक्षा आयोगों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। आपके यहाँ पर वो लिख सकते थे दोनों आप, एक आपका राधा कृष्णन आयोग और एक मुदालियर आयोग, दोनों ही तो स्वतंत्रता पश्चात हैं, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 के बाद के हैं। और लास्ट हमारा प्रश्न पूछा गया था, शिक्षकों के एकेडमिक सपोर्ट में डाइट की क्या भूमिका है। तो सभी हमने प्रश्न देख लिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ कितने आपके प्रश्न 30 में से, मैंने यहाँ पर 30 आंसर बताए, 15 बहुविकल्पीय 15 अति लघु, 30 में से कितने प्रश्न सही रहे वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। ओवरऑल पेपर कैसा रहा वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, इस पहले भी मैंने आपको कहा, ताकि सभी तक वीडियो जो है वो पहुंच सके।
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे जितने भी पेपर हों सॉल्यूशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।